हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो एसके क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पे हम देखेंगे 3 एग्जांपल्स और वो बेस्ड रहेंगे इन 3 टाइप्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो आता है इसके अंदर वो है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑपरेटर। बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन है, उसमें जो भी कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट जो भी होगा ना उस एक्सप्रेशन का, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस टाइप के एक्सप्रेशंस में कैसा रहेगा, जैसा ऊपर कांस्टेंट कोफिशिएंट था तो यहाँ पे कैसा रहेगा, जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल रहेगा, एक्सप्रेशन के अंदर कोई वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा। बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, ये है फैक्टर्स ऑफ ऑपरेटर्स। आपके पास एक अगेन एक एक्सप्रेशन रहेगा, जो एक्सप्रेशन रहेगा वो डी के टर्म्स में होगा और आपको सिंपली फाइंड करना है उनके फैक्टर्स, जैसा कि हमने क्लास 8, 9, 10 में कर रखा है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो ये है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो बेसिकली फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपके पास जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स दे रखे हैं, आप फर्स्ट ब्रैकेट में देख सकते हो 4d+1 है और जो सेकंड ब्रैकेट में है वो d-2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है और मोर ओवर सबसे जरूरी बात है, इनके जो कोफिशिएंट्स है ना वो कांस्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें कि इसमें एक भी वेरिएबल टर्म प्रेजेंट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी वेरिएबल तो है ही नहीं। एक्स का टर्म जो है रहता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, वो तो यहाँ पे फिलहाल नहीं है। कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, सिंपली हमको देखने को मिल रहा है एक नंबर्स, कांस्टेंट टर्म्स मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का आता है। तो फर्स्ट टाइम है, अगर वो कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट्स है तो यहाँ पे सिंपली आप स्कूल अलजेब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, या तो एक तरीका होता है जो तरीके से मैं आपको वो बताऊंगा वो आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ए डिफाइन करना है और बी डिफाइन करना है। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 4d+1। फिर हम बी डिफाइन करेंगे, बी इज इक्वल्स टू d-2। आपने डिफाइन कर लिया ए और बी, ये है फर्स्ट टाइप। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का आप कोफिशिएंट देख सकते हो। डी का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और यहाँ पे डी का कोफिशिएंट जो है 1 है और मोर ओवर +1 और -2 हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो लिख देते हैं a इंटू पी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिपेंडेंट फंक्शन y डिफाइन करना पड़ेगा और जिसको बाद में हम निकाल देंगे। तो इसका मतलब सेम होता है a b y। तो बी वाई मतलब क्या होता है गाइस, तो लिख देते हैं बी वाई का मतलब होता है आपको सिंपली y से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा डी इंटू वाई -2y। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे a की वैल्यू है 4d+1 और b की जगह हम लिख देंगे dy -2y लिख देंगे। ठीक है, और उसको सिंपली जैसे स्कूल में मल्टीप्लाई करते कर देंगे। तो 4d²y, इसका लिखने की गारंटी क्या है, क्योंकि हमें पता है एक प्रॉपर्टी d⁻k इंटू d⁻m, ये होता है d⁻k+m। और आपको पता है d जो है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये प्रॉपर्टी पता है, इसलिए हम d इंटू डी, इसलिए हम d² कर देंगे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो 4d-2 मतलब 8dy प्लस dy-2y लिख देंगे। तो सिंपली लाइक टर्म्स कलेक्ट कर देते हैं, तो 4d² माइनस ये हो जाएगा 7dy-2y लिख देंगे। तो ये हमारा मिल गया, सॉरी ए बी मिल जाएगा, ए बी ऑफ वाई। अब जिस तरह वाई लाए तो वाई को निकाल देते हैं, तो हमारा सिंपली मिल जाएगा 4d² -7d-2। ठीक है, तो ये हमें मिल गया ए बी। अगर आपसे कोई बोले कि बी ए निकालो तो उसका वैल्यू भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जिस कारण से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। और यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया ए बी। अगर बात की जाए ए बी अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो आप स्कूल में जैसा मल्टीप्लिकेशन करते हो, जितने फंडामेंटल ऑपरेशंस है वो सब होल्ड होंगे यहाँ पे। तो सीधा स्कूल में करते हो सिंपली वैसा आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो विदाउट एनी इंट्रोड्यूसिंग ऑफ वाई। हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में वाई डिफाइन किया था, तो अभी हम वाई डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 4d+1 ब्रैकेट में d-2। जैसा स्कूल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वैसे ही करना है। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू डी 4d² -8d -d-2। आंसर आ जाएगा 4d² -7d-2। आप देख सकते हो इस टाइप के आंसर सेम आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके पास जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट होते हैं या फिर कई वेरिएबल टर्म प्रेजेंट नहीं होता। सिंपली जैसा स्कूल में करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाता है। तो वीडियो के एंड में मैंने बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं, तो वर्कशीट है वो, तो आप मेक श्योर डैट कि आप वो सारे क्वेश्चन को अटेंड करें और सॉल्व करें। ठीक है गाइस, तो जिसके कारण आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वो है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है गाइस, एग्जांपल लेते हैं d माइनस एक्स डी प्लस एक्स। ये गाइस करते हैं। ठीक है, अब आप में से बहुत सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल है, जैसा स्कूल में यूज़ करते हैं वैसे यहाँ यूज़ करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देते हैं डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आपने यूज़ किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि रॉन्ग है, कम्प्लीटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये आपको मैं बताऊँगा। इसलिए गलत है क्योंकि इसके अंदर कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल टर्म प्रेजेंट है, x यहाँ पे और x यहाँ पे, कहीं ना कहीं वेरिएबल प्रेजेंट है। अगर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होता तो जैसा पहले किया वैसा कर सकते थे, बट अभी नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल y डिफाइन करेंगे। तो लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स और b लिख देते हैं d प्लस एक्स। ठीक है गाइस, अब वहाँ पे y डिफाइन किया था तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, y हटा देते हैं, a b y फाइंड करना है। ठीक है, बाद में y निकाल देंगे तो मिल जाएगा a है d माइनस एक्स, b है डी वाई प्लस एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते तो मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है गाइस, तो लिख देते हैं नीचे इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई प्लस, अब यहाँ देखो d का मतलब होता है ऑपरेटर है, तो d को हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स विच इज़ ऑपरेटेड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स टी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सारे टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले, तो लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स वाई टर्म एज इट इज़ प्लस एक्स बाहर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टी वाई प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो डी स्क्वायर वाई प्लस, अब डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ 1, वाई बच देते हैं, वाई को लिख देते हैं 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डी वाई। ठीक है गाइस, माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये टर्म गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस एक वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब वाई को हमने लाया था तो वाई को वापस ले जाते हैं, तो दिस टर्म इज ए बी क्या था, a था d माइनस एक्स और d प्लस एक्स। ठीक है गाइस, तो y निकाल देते हैं, तो लिख लेते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर, जो आपने सोचा था उससे बहुत ही अलग है। ये आप बोल रहे थे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि वो आंसर नहीं है, ये है आंसर, ये है एक्चुअल तरीका करने। तो ऐसे करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स, अगर आपके पास वेरिएबल टर्म प्रेजेंट हो गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ गिवन डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, प्रोडक्ट में अगर कोई भी वेरिएबल टर्म प्रेजेंट है तो उसको इस टाइप से किया जाता है। मैंने वीडियो के एंड में एक वर्कशीट रखी है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कीजिए जो प्रोडक्ट बेस्ड हो गए। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि सेम काइंड ही होगा। तो डी प्लस एक्स इंटू डी माइनस एक्स रहेगा। तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम देखा था, हमने निकाला था d माइनस एक्स और d प्लस एक्स और इसका कुछ आंसर आया था, मान लो वही कुछ ना कुछ आया था। तो आप बोल रहे होंगे कि ये जो आंसर है सेम उस टाइप का आंसर आएगा। जी बिल्कुल नहीं, इस दोनों के आंसर डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इस टर्म को हमने लिया था d माइनस एक्स को हमने a सपोज किया था, ठीक है, और b है ना इस d प्लस एक्स को सपोज किया था। और यहाँ देख सकते हो आप गाइस, इस केस में क्या हो जाएगा, b ये हो जाएगा और a ये हो जाएगा, दोनों सेम नहीं होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड्स। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट है। आप चाहे तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छी तरीके से बताया कि कैसे क्यों नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है तो हमें इसके डिफरेंट आंसर मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसका डिफरेंट आंसर कैसे निकाला जाए। जैसा पहले किया है सेम वैसे ही करना है। वाई को डिफाइन करेंगे तो इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले ले, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ठीक है, क्योंकि हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं, तो लिख देते हैं बी ए। तो बी ए वाई निकालेंगे पहले, तो लिख देते हैं b जो डी प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स वाई, वाई से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डी स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो डी स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स वाई एज इट इज़। अब दूसरी टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन डी वाई, सॉरी एक्स बाहर आ जाएगा, डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई।
ये टर्म कैट कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई माइनस, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, तो सिंपली मिल जाएगा वाई प्लस यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे लिख देते हैं बी ए वाई। अब वाई को निकाल देंगे तो सिंपली बी ए मिल जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। गाइस हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई थी उस टाइम पे, डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई तो निकाल दिया था ना। ये टर्म देखती हो आप देख सकते हो दोनों टर्म जो है डिफरेंट आंसर है, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए हम बोल सकते हैं। तो इस कारण से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है अगर उसमें वेरिएबल टर्म प्रेजेंट हो तो। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत से लोगों का डाउट रहता है, तो आप इसके लिए एंड में मैंने वीडियोस रखी है, क्वेश्चंस रखी है, आप जाइए उस क्वेश्चन को सॉल्व पक्का कीजिए। बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है फैक्टर्स ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, अब आपको पता है फैक्टर्स निकालना तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है स्कूल में, तो आप कितने आसानी से उनका फैक्टर्स निकालते थे हम लोग, है ना। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म एक मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड है, या फिर डिवीजन सिंथेटिक मेथड है एक, है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके निकालने के। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बहुत सिंपल है। 2d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 2 ये ले लिया है। अब स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से मैं आपको बता दूंगा, तो आपको पता है इसका क्या आंसर आ जाएगा। सिंपल है, जैसे स्कूल में फैक्टर्स निकालते हैं सेम वैसे ही यहाँ करना है। की तरफ बढ़ते हैं तो सिंपली 2 इंटू माइनस 2 आंसर आता है -4। इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 और 2 आएगा, 4 1 आएगा, बट हमें तो चाहिए 3, तो ये लेंगे होगा तो माइनस प्लस 4 ये हो जाएगा। तो 2d स्क्वायर प्लस 4d माइनस d माइनस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2d प्लस 2 d प्लस 2 माइनस 1, 2d माइनस 1 d प्लस 2, ये आ गएगा इस फैक्टर्स। अब ऐसा निकालते रहो, बहुत सिंपल है, जैसे स्कूल में करते हैं वही आंसर आएगा। सो 2d d प्लस 2, ये इसके आ गए फैक्टर्स। आई होप गाइस कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डील करते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। मेक श्योर डैट कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। अब मैं इसके बाद आपको फ़ोटो दिखेगी, और उस फोटो में मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। मतलब मैंने 3 सेक्शन बनाए हैं। जो पहला सेक्शन है वो टाइप 1 का होगा, जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो टाइप 2 का होगा, और जो थर्ड सेक्शन होगा वो टाइप 3 का होगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।